हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का जो जुलाई में हुआ था। ये पेपर फर्स्ट है। इसमें हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन हल करेंगे इस वीडियो में। ये आपका जो 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हूँ। सबसे पहला ये क्वेश्चन रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की, मुख्यधारा शिक्षण की, एकीकृत शिक्षण की। देखिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये हमेशा समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, क्योंकि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए जोर देता है, ना कि पृथक्करण की और एकीकृत शिक्षण पर भी जोर नहीं देता, और ना ही मुख्य धारा शिक्षण पर। वो हमेशा समावेशी शिक्षा पर जोर देता है। इसीलिए फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। विशेष शिक्षा में, एकीकृत शिक्षा में, मुख्यधारा, समावेशी शिक्षा। जैसा कि मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन नहीं देनी है, ना कि एकीकृत शिक्षा अलग से शिक्षा भी नहीं देनी, ना मुख्यधारा, ओनली समावेशी शिक्षा ही देने पर विचार करता है। ओके, यानी सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने के लिए विद्यालय में व्यवस्था की जा रही है। ओके, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक को चाहिए कि, यानी एक शिक्षक को क्या चाहिए? वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, यानी जो विद्यार्थी हैं उनके बीच तुलना करे। ये बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी बच्चे से तुलना। वह विशेष संस्कृति यानी समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, किसी भी बच्चों को बढ़ावा नहीं देना है। सभी को समान देखना है, यानी सभी को समान चीज़ें बतानी हैं। वह विद्यार्थियों के भी सांस्कृतिक भिन्नताओं एवं विविधता की अनदेखी करे, यानी किसी भी के कोई अदर का, कोई किसी जाति का हो या किसी भी कास्ट का हो, सबको समान रूप से शिक्षा देनी है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, वह उन्हें महत्व देती है। ये सही है, यानी सभी को समान देखते हैं। कक्षा में जितने भी बच्चे हैं सभी को एक समान शिक्षा देना है। इसीलिए नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट है। यही एक शिक्षक को करना चाहिए। ऐसे भी आप लोग राइट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे कब सीखते? देखिए, वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करें। याद करने पे बिल्कुल भी जोर नहीं देने। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर अधिक जोर देना। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करें। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये सही है। आगे देखते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों की पूर्ण रूप से नियंत्रण रखे। तो जो सब सही दोनों है, लेकिन जो सबसे सटीक है वो नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी जिसमें सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले, वही आंसर हमेशा सही होता है, क्योंकि बच्चों को सेंटर्ड में रख के ही सोचना है। इसलिए नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बच्चे को हतोत्साहित तो कर ही नहीं सकते। पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी, यानी निगेटिव, ये भी क्रॉस है। पूछने के लिए रोकना चाहिए, बच्चे को उल्ट और प्रोत्साहित करना चाहिए। रोकना बिल्कुल नहीं, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी प्रोत्साहित करना चाहिए। इसीलिए नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमेशा क्लास में बच्चों को जितना क्वेश्चन के लिए प्रोत्साहित करेंगे उतना ही वो सक्रिय रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो निष्क्रिय नहीं होंगे।
ओके, इसीलिए क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? नहीं पर विशेष जोर दें। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, कंठस्थीकरण में स्मरण, अन्वेषण एवं परिक्रिया, निर्देशन एवं संचालन। मुख्य प्रक्रिया नहीं है तो कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यानी जो नंबर 2 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, देखिए इसमें आप लोगों को मिलान करना है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बीच के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक में विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ का और खा। अब देखिए मिलान करना है आप लोगों को। प्रतिभाशाली, अधिगम सक्त, सृजनात्मकता, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिगत धारा प्रवाह, पढ़ने में कमी। जो अधिगम, अब देखिए जो पहले क्या क्या है। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। देखिए प्रतिभाशाली का ए का है डी। अब देखिए डी तो इसमें पहले में भी है, दूसरे में, तीसरे में भी। चलो अगला देखो, अधिगम असाक्ता, इसमें क्या है? जो आसानी से विचलित होने की आदत, यानी नंबर 2 कह रहा है सी। ओके, सृजनात्मक, धारा प्रवाह, पढ़ने में कमी, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। नंबर 3 का है बी, अवधान कमी, अति सक्रिय, व्यतिक्रम। नंबर 4 कह रहा है ए। अब देखिए ऐसे मिलान किए, ए कह रहा है डी इसमें है। चलो ये तो ये थर्ड वाला निकल गया, ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, इसमें डी नहीं है। ठीक है, अधिगम सहायकता माने नंबर 4 जो 2 है, 2 कह रहा है डी, यानी 2 कह रहा है सी कहाँ। अब सी किसमें है? देखिए ये भी निकल गया, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 2 बच्चे। ओके, 3 कह रहा है सृजनात्मक, यानी बी, मूल है। अब क्या बचा? ये भी निकल गया, तो बचा ये, यानी नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे भी आप लोग मिलान कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों की गलतियाँ प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। गलतियाँ बिल्कुल भी प्रवाह नहीं करते, गलतियाँ, बच्चों की गलतियाँ ये बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करती कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। बार बार बच्चे को मतलब टोकना नहीं चाहिए। ओके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिगम का एक हिस्सा नहीं है, बिल्कुल हिस्सा है, क्योंकि गलती करने से ही बच्चा सीखता है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वो गलती करेंगे, बच्चे जो होते हैं गलती करेंगे तभी तो वो सीखेंगे। एक बार गलत होगा फिर दोबारा उसे रिपीट करेंगे, तब थोड़ी गलती, उसके बाद बिल्कुल वो सही पढ़ने लगेंगे। इसीलिए थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि जो गलतियाँ हैं वो भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मूल्यांकन को डैश एक अलग गतिविधि के रूप में लिया जाना चाहिए, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, गलत है। केवल ओनली यानी निगेटिव का भाई निगेटिव। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय
एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम है वो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट है। जो सक्रिय है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, सुस्त हो जाते हैं एवं सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, यानी सकारात्मक विश्वास होता है, यानी 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित। ये देखिए पॉजिटिव आ गया, अब इसे छोड़ देते हैं। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान। एक ही प्रकार के, यानी ये गलत है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के करने पर बल देना है। ये गलत है। कंठस्थीकरण करने पर बल नहीं देना है। ओके। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, जो सबसे सही क्वेश्चन है, यानी आंसर है नंबर 1, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखते प्रोत्साहित करके। ओके, यानी नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला को देखिए। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। निगमन विधि का, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, परंपरागत विधि का, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, दोनों संबंधित हैं। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, बिल्कुल आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों संबंधित हैं। ओके, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। ये नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट है। जो संज्ञान और संवेग है दोनों एक ही हैं, वो अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ओके, नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो जो बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है या प्रथम सामाजिकरण होता है वो परिवार होता है, ना कि मीडिया। विद्यालय और मीडिया है वो सेकंड में आ जाता है, विद्यालय हमेशा सेकंड में आता है। ओके, और फर्स्ट में परिवार आता है, इसीलिए 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए। जेंडर डैश एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना, एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक निर्धारक है। जो जेंडर है वो एक सामाजिक संरचना है। नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से कम होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है।
अब आप लोग बताइए कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है। उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। ओके, तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इन्होंने सिद्धांत दिया है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, ये आप लोग कमेंट करेंगे ना। ओके, कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने कौन सी दी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, अध्यात्मक एवं शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, सबसे पहले शारीरिक आएगा, फिर संज्ञानात्मक आएगा, फिर सामाजिक, तब संवेगात्मक आएगा, यानी नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक, एक एकांकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से न में प्रमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। जो बुद्धि है वो बहुआयामी है, यानी नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। खाली स्लेट के रूप में गलत है। बच्चे कुछ ना कुछ लेकर घर से जरूर आते हैं, कभी भी खाली स्लेट नहीं होते हैं। छोटे वयस्कों के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। जो बच्चे होते हैं हमेशा सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखना चाहिए, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चे घर से कभी भी हम कुछ ना कुछ वो अपनी भाषा लेकर आते, कुछ ना कुछ वो घर से लेकर आते हैं, वो कभी भी खाली स्लेट के रूप में नहीं आते। इसीलिए नंबर 3 क्वेश्चन का राइट है, सक्रिय अन्वेषक के रूप में बच्चे को हमेशा देखना चाहिए। ओके, लियो वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि, एक निष्क्रिय गतिविधि, एक अनुबंधित गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि है। नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषता करता है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित। देखिए केवल आ गया, ये निगेटिव, हमेशा देखते ही कट कर दीजिए। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती। बच्चे की जो अधिगम क्षमता होती है उसे सीमित नहीं कर सकते। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, उन्हें दंडित नहीं कर सकते। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे भी आप लोग क्रॉस कर सकते हैं और राइट आंसर निकाल सकते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से
डैश तक है। परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास, अधोगामी, शीर्षगामी, शीर्षगामी, अधोगामी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था की समाप्ति, मध्य बाल्यावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, जीन पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर, इनको आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, और लियो वाइगोस्की को भी। ओके, ऐसे पढ़ना तो आप लोग सभी कुछ है, लेकिन ये जो 4-5 मनोवैज्ञानिक है इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट। ज्ञान को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार करते हैं और अन्वेषण करते हैं। परिचयात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, ये दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार और सीखना सिखाया जा सकता है। व्यवहार करना और सीखना सिखाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नंबर 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं ज्ञान को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं जैसे जैसे दुनिया के व्यवहार करते हैं और अन्वेषण करते हैं रहते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लियोवास्की क्या करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। जो मौखिक संवाद बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लियोवास्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं यानी प्राइवेट स्पीच कहते हैं। फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान। नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता। जैसे खिलौना, गुड़िया से लड़की ही खेल सकती और साइकिल, बाइक इनसे लड़के ही खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। देखिए राइट आंसर अपने आप ही निकल आया यानी थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन और इस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? आप लोग हिंज की पूरी कहानी पढ़िए। जो कोहल वर्ग का जब आप लोग पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो उसमें हिंज की कहानी बताई जाती है। सामाजिक क्रम एवं नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो सेकंड राइट आंसर है। और सेकंड कैसे राइट आंसर है? क्योंकि यदि वह चोरी करेगा तो उसे दंड मिलेगा और वो जेल भेज दिया। यदि वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की जान जा सकती है, इसीलिए दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास है। नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लगती तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए।
जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। और 2026 में जो 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला उसकी वजह से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखिए।